देखते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 से। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जो एसोसिएट होता है ईच स्क्वायर मैट्रिक्स में एक यूनिक नंबर से, और वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इफ M is the set of matrices and K is the set of real or कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर M हमारे पास सेट ऑफ मैट्रिसेस है और K जो है सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन a function f such that M to K is defined by fa equals to K, where A belongs to M and K belongs to K। जहाँ A belongs to M में है और K belongs to K में है, then fa is called determinant। तब fa को डिटर्मिनेंट कहते हैं and is denoted by इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ A और डेल्टा। इफ यदि A हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ABCD, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा ABCD। मॉडुलस ऑफ A नहीं होगा, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ A नहीं होगा। क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का निकाला जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर दें और किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, अगर किन्हीं दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू ऑफ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। द साइन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। अगर रो को कॉलम में, कॉलम को अगर किन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर दिया जाए या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। थर्ड क्या है? अगर डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है, तब उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें R1 R3 के आइडेंटिकल है। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल का मतलब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रो के ईच एलिमेंट
या कॉलम के ईच एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यदि ए हमारे पास क्या है, के a1 के a2 के a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो के बाहर आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो अगर किसी रो में या किसी कॉलम में ऐसा भी हो सकता है कि a1 के b1 के c1 a2 a3 b2 b3 c2 c3, तो यहां से क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यह रो के ईच एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। या ये कहें कि किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से हम सेम मल्टीपल को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि कॉमन ले सकते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस टाइप से अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। इसके a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस प्रकार से अगर किसी रो में किसी कांस्टेंट का सम है या किसी कॉलम में कांस्टेंट का सम है, तो हम उसको जो है दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि डिटर्मिनेंट हमारा इस फॉर्म का है a1 प्लस के c1 a2 प्लस के c2 a3 प्लस के c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये क्या किस फॉर्म का है, ये जो है हमने क्या किया R1 में, यानी कि R1 चेंज R1 प्लस के R1 प्लस के R3 में हमसे k से मल्टीप्लाई करके किसमें ऐड हुआ है, R1 में ऐड हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर के c1 के c2 के c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यहाँ पर जो इसमें से के बाहर आ जाएगा c1 c2 c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब यहाँ पर जो R1 है और R3 है वे आइडेंटिकल हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये 0 आएगा। तो ये क्या मिल गया हमको, ये हमको सेम वही डिटर्मिनेंट मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रो में अगर हम किसी दूसरी रो के में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू उसी डिटर्मिनेंट के बराबर आती है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स of order 1 by 1।
1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगी एलिमेंट इटसेल्फ। जैसे ये डिटरमिनेंट 1 बाई 1, ये मैट्रिक्स 1 बाई 1 ऑर्डर का है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट 2 होगा। तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 2 नंबर इटसेल्फ। द डिटरमिनेंट of matrix of order 2 by 2, 2 by 2 के ऑर्डर का जो 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो उसके क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट की क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। जैसे अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट हो जाएगा इसका ए बी सी डी, और इसकी वैल्यू जो होगी वो किस प्रकार से होगी? क्रॉस प्रोडक्ट ए डी माइनस बी सी। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। डिटरमिनेंट की अगर बात करें ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, तो 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को जो हम फाइंड आउट करेंगे वो किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करके हम निकालते हैं मैट्रिक्स का। वो उस रो के या कॉलम के रेस्पेक्ट में करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम होता है। तो आइए अब देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 1 3 1 -1 2 1। ये अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो हमें डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट हो जाएगा, अगर हम इस रो के रेस्पेक्ट में करें तो 1 इसको कवर कर लेंगे और इसको कवर कर लेंगे, तो डिटरमिनेंट मिला हमको ये। तो इसकी ये 2 by 2 का डिटरमिनेंट होगा, और 2 by 2 के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस, तो 3 - 2, ये सेकंड, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सेकंड वाला माइनस होता है, इसको कवर कर लेंगे ये, तो ये और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये 0 ही आएगा। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको डिटरमिनेंट की -3। एक्सपेंशन कैसे होता है? जैसे ये अगर a1 1 है तो माइनस फॉर्मूला जो होता है वो -1 टू द पावर i प्लस j, और यहां होता है डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो -1 टू द पावर i प्लस j, और ये क्या मिलेगा हमको? डिटरमिनेंट मिलेगा। डिटरमिनेंट मिलेगा किसका? ith रो jth कॉलम को डिलीट करने पर, और साथ में रहेगा a i j। -1 टू द पावर i प्लस j इंटू a i j, डिटरमिनेंट ऑफ डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। इसके रेस्पेक्ट में जो है हमको ये एक्सपेंशन हम कर सकते हैं किसी भी रो पे या किसी भी
कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। आइए अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ट्रायंगल का एरिया जो है वो होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या बनेगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये हमारा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डेल्टा ऑलवेज पॉजिटिव। तो डेल्टा जो है यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करते हैं। डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटर्मिनेंट एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर। डिटर्मिनेंट की हम क्या करेंगे, ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, यदि ट्रायंगल का एरिया गिवन है, देन वी टेक बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन। यदि क्वेश्चन में एरिया गिवन होता है तब हम जो है उसको पॉजिटिव भी लेते हैं और निगेटिव भी लेते हैं, दोनों साइन के साथ उसको कंसीडर करते हैं। कोलिनियर पॉइंट अगर होते हैं, अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर कहा गया है तो उनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट शुड बी 0। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोलिनियर पॉइंट होगा वो क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। चलिए देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं हमारे पास। 1 2 -1 3 1 0। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वैल्यू रख दीजिए 1 2 1 -1 3 1 और 1 0 1/2 बाहर, एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंशन कर देते हैं तो ये 3 - 0 तो 3 हो जाएगा, -2 सेकंड वाला तो ये आएगा -1 और -1 +1 इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे तो 0 -3 है। 1/2 3 -1 -2 की -2 में +4 और ये -3 तो -3 + 3 तो 1/2 × 4 = 2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या आ गया हमारा, 2 स्क्वायर यूनिट।
find the value of the area of triangle in 4 square unit formed by joining the points solution एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये प्लस माइनस 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है तो उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन के साथ लेते हैं। वैल्यू रख दीजिए x1 के y1 0 1 x2 4 0 1 0 2 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे k 0 -2 आएगा प्लस 0 ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी प्लस ये माइनस होता है प्लस 1 इसको कवर करेंगे इसको कवर करेंगे तो 4 2 जा 8 ये 1/2 ऑफ -2k + 8 2 का मल्टीप्लाई कर तो प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू -2k + 8। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो 8 इक्वल्स टू -2k + 8 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो -8 इक्वल्स टू -2k + 8 ये इधर आकर -16 हो जाएगा 2k तो k इक्वल्स टू -2k है तो k इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं। देखते हैं माइनर्स और कोफैक्टर क्या होते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट एरिया ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith row and jth column in which element aij lie. It is denoted by mij equals to -1 to the power I plus j और determinate obtained by deleting ith row and jth column। कोफैक्टर क्या होता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij is denoted by aij and is defined by aij equals to -1 to the power I plus j into mij जहां mij क्या है माइनर है जहां mij एलिमेंट aij का माइनर है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर डिटरमिनेंट हमारे पास है 2 3 4 -1 तो अगर इसका हम m11 निकालें तो m11 का मतलब क्या होगा कि ib1 और jb1 तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने पर जो मिलेगा हमको तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने पर कौन मिलता है -1 मिलता है तो m11 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो और अगर इसके aij की बात करें इनके a11 की बात करें तो a11 क्या हो जाएगा a11 क्या होगा यहाँ से -1 to the power 1 plus 1 कितना हो जाएगा 1 plus 1 और mij यानी कि m11 कितना आया m11 तो ये बनेगा हमारा -1 to the power 2 into m11 कितना है -1 तो -1 to the power 2 1 हो जाएगा 1 - 1 ये हमको देगा -1 तो a11 हो जाएगा -1 यानी कि कोफैक्टर ऑफ a11
ऐसे ही अगर M12 निकाले, M12 यानी कि इसका माइनर, तो इसका माइनर कितना होगा? इसका माइनर होगा ith रो jth कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमको मिलेगा 4। तो M12 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगर A12 हम निकाले तो -1 to the power 1 plus 2 into 4, तो -1 to the power 3 होगा, यानी ये हो जाएगा -4। ऐसे ही M21 निकाले तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने पर कितना मिलेगा? ये हमको 3 मिलेगा। तो अगर A21 हम निकालेंगे तो -1 to the power 2 plus 1 3 हो जाएगा, और कितना? 3। तो ये आपको मिलेगा -3। और M22 अगर हम निकाले, M22 का मतलब ये रो और ये कॉलम, तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और A22 -1 to the power 2 plus 2 into Mij यानी कि M22, तो -1 to the power 2 प्लस आएगी और ये 2। तो इस प्रकार से हम माइनस और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ A is defined as the transpose of the matrix of cofactor of A. Transpose of the matrix of cofactor of matrix A. तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज अगर निकाल दें, ट्रांसपोज का मतलब रो को, जो हमारी रो है उसको कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो हमको ट्रांसपोज मिल जाएगा। लेकिन वो किसका? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। डिनोटेड करते हैं इसको एडजॉइंट ऑफ ए। तो एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का क्या है? एक 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे A का, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कोफैक्टर को हम क्या लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमको क्या मिल गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। जहां पर A11 क्या है? अभी आपने देखा A11 क्या था? A11 इक्वल्स टू -1 to the power 1 plus 1 into M11, और M11 क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसके ith रो यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर हमको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो है। तो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा A11 A21 A31, यानी कि कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं, कॉलम को रो में। तो ये आ जाएगा A12 A22 A32, फिर आ जाएगा A13 A23 A33, यानी कि हमें A11
A11 A12 A13 इनके रो कॉलम में चेंज हो गई और कॉलम रो में चेंज हो गए, तो ये हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए जो हमारी मैट्रिक्स थी उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स की, एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स, अगर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की हम ट्रांसपोज की बात करें तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, मान लीजिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो कैसे मिलेगा हमको, इनको कर देंगे हम इंटरचेंज और इनके बदल देंगे साइन। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मतलब A22 ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और इनके कर देंगे साइन चेंज। तो इस प्रकार से हमें ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा 2x2 ऑर्डर का। एग्जांपल देंगे, जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 4, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, इनको आपस में इंटरचेंज जैसे 4 1 और इनके साइन चेंज। तो इस क्रॉस के साइन चेंज हो जाएंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इस प्रकार से हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाए। आइए अब देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाती है यदि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो, अदरवाइज मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए, और अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है तो वो कैसी होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इनवर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है, a matrix is said to be inversible if determinant of A is not equals to 0. A square matrix is said to be inversible if it is a non-singular। कोई मैट्रिक्स इनवर्सिबल होगी, इनवर्सिबल कही जाएगी कब, यदि वो क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इनवर्सिबल कहलाती है।
It is denoted by A inverse and is defined by A inverse equals to adjoint of A by determinant of A। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और उस एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट की वैल्यू से या ये कहें कि उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उसका मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाता है। तो जैसे कि एडजॉइंट हम जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए होता है। तो पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे ए का, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे और उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे। आइए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 or 3 वेरिएबल्स एंड फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो एप्लीकेशन है मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट का, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में होता है, जो 2 और 3 वेरिएबल में होते हैं, या जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको चेक करने में होता है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यदि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट होगा इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d3, जहां पर a मैट्रिक्स हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, b हो जाएगा d1 d2 d3 और x हो जाएगा x y z। इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं ax equals to b, ax equals to b। तो यहाँ पर दो केस अराइज होते हैं। फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, यदि हमारा मैट्रिक्स कैसा होता है, नॉन सिंगुलर होता है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, तब ax equals to b यूज करेंगे, a इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो a इनवर्स a into x equals to a इनवर्स b। a इनवर्स a क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x equals to a इनवर्स b। तो ये हमको एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। x equals to a इनवर्स b हमें क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि जो इनवर्स होता है मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है, डिटरमिनेंट उसका 0 के बराबर आ जाता है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a into b। एडजॉइंट ऑफ a into b कब कैलकुलेट करेंगे हम, जब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 आ जाए। तो अगर वो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a into b नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और सिस्टम हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इफ एडजॉइंट ऑफ a into b इक्वल्स टू 0, तो सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो अगर सिस्टम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं रखता तो इनकंसिस्टेंट होगा। देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में कहते हैं कि हमें डिटरमिनेंट दिया है 2 4 -5 1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 × -1 के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस होती है वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2 -5 4 20 -20, तो -2 + 20, तो ये हो जाएगा 80।
सेकंड है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस में प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगा। है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमको मिलेगा 1 2 4 2, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे में, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4। तो इसकी जो वैल्यू होगी 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो ये आ जाएगा 24 माइनस का 24। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये होगा 2 माइनस 4 2 जा 8, ये हो जाएगा माइनस 6। अब 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें कितना होगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 6 4 जा 24। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। 6 देखिए a दिया हुआ है 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। तो हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा हम इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो 1 और क्या मिलेगा हमको 1 माइनस 3 4 माइनस 9। जैसे ये a11 है तो माइनस 1 टू द पावर i प्लस j होता है, तो माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये प्लस आएगा। ऐसे ही ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो फिर माइनस 1 और इसको डिलीट करने पर क्या मिलेगा 2 माइनस 3 5 और माइनस 9, फिर माइनस 2 यानी कि प्लस यही वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 2 1 5 4। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस करेंगे तो माइनस 9 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस का, और ये प्लस बनेगा 15 माइनस 2 4 2 जा 8 माइनस 5 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 1 ऑफ ये बनेगा आपका माइनस 3 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 5 3, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3, ये प्लस 3 और ये माइनस 6, तो 3 प्लस 3 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 6 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी कि 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी और ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो यहाँ से माइनस 18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24, तो बनेगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 24 माइनस 18 प्लस 24, ये 6 बच जाएगा 2x स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर हमको मिला कितना, 2 3 जा 6,